नमस्कार। विभूति भूषण जी की नई कहानी के अनुवाद के साथ आज फिर उपस्थित हूँ। कहानी का नाम है बुद्धि की घर वापसी। यूँ तो लेखक को इस दुनिया ने ऑस्कर चयनित पौथेर पांचाली से ज़्यादा जाना है, पर उनकी छोटी छोटी कहानियाँ जीवन के हर रंग को अपने में समेटे हैं। बुद्धि के खो जाने का दर्द, घर वापसी की वो तड़प, अकेले रह जाने का अनजाना डर, मेरे कंक्रीट के जंगल के वो साथी भलीभांति महसूस कर पाएंगे जिनके लिए बचपन के गांव का घर वो सुकून का ऑक्सीजन है जिसके बगैर जीना उनकी मजबूरी तो है पर खुशी नहीं। चलिए महसूस करते हैं किसी के अपनों से बिछड़ जाने का दर्द और फिर घर वापसी का आनंद। एक बुरे सपने से बुद्धि की नींद टूट गई। कब नींद लगी थी कुछ पता ही नहीं चला। कौन सी डरावनी जगह है ये। हर तरफ ईंट की ऊंची ऊंची दीवारें, हर तरफ गंदे गंदे फर्श, कहीं से थोड़ी रोशनी और हवा तक नहीं आती। कितनी भीड़ है यहाँ। आज से पहले तो इतनी भीड़ कभी नहीं देखी मैंने। इतनी भीड़ में इस बंद कमरे में तो घुटन के मारे सांस ही बंद हो जाएगी मेरी। इस भीड़ धक्का मुक्की में नींद आएगी किसी को। नए नए अनजान चेहरे किसी को तो कभी देखा नहीं। उनके निर्दयी और लोभी चेहरे देखकर बुद्धि की तो देह ही कांप जाती। असहजता सी महसूस होती उसको। उसे पता था मुन्नी की तरह कोई उसे प्यार नहीं करेगा यहाँ, न प्यार से गले में हाथ डालेगा। कहाँ गई मेरी मुन्नी? क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? कुछ समझ भी तो नहीं आता। केवल इतना समझ आता है कितना लंबा रास्ता तय कर कर आई हूँ यहाँ। रास्ते में कितने संगी साथी तो थे, पर मैं किसी को तो नहीं जानती। किसी से बोलना सुनना भी नहीं हुआ। उस हालत में कहा थी कि कुछ बोलूं सुनूं। कोई प्यार से खाने को भी नहीं पूछता यहाँ, और तो और ऐसा खाना कि एक कौर मुंह में भी नहीं जाता। खाने में स्वाद तो है ही नहीं, ऊपर से एक अजीब सी गंध। बूढ़ी मुझे कितने प्यार से खिलाती थी। हाँ, मुन्नी की तरफ प्यार नहीं करती थी, लेकिन शाम खाने में कोई कमी भी नहीं रखी उसने। ना जाने कौन सी जगह आकर फंस गई। ऐसी भी भयानक जगहें होती हैं, अब तक तो कभी नहीं देखा। हर वक्त शोर, अजीब अजीब सी आवाज़ें। उम्र के इतने पड़ाव पार कर लिए, पर ऐसी जगह सपने में भी ना देखी। मेरी अपनी भूमि से न जाने कितनी दूर, जहाँ दूर दूर तक फैले हरे हरे मैदानों में स्वादिष्ट कोमल घास बिछी रहती थी। मैदान के किनारे की चौड़ी नदी और उसमें उगी तरह तरह की जलज वनस्पतियाँ। कितनी नरम, कितनी ताज़ा, अलग ही महक है उन सब की। बारिश में उगाई वह कोमल हरी हरी घास, कलमी लता की ताजी गंध, सब उसे याद दिलाती वो खुला आकाश और सुदूर फैले हरे मैदानों में उसके उन्मुक्त जीवन का आनंद। फिर उसका मन उसके बस में न रहता। मुक्ति के लिए उसकी झटपटाहट और बढ़ जाती। न जाने कितने दिन बिताए थे वहाँ। उम्र भी तो कम नहीं हुई है मेरी। अब तो बचपन की यादें भी धुंधली हो गई हैं। थोड़ा थोड़ा याद आता है वह हरा भरा मैदान, वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ढेर सारे बिछे फल, वो नदी का मीठा पानी, सुगंधित धुएं से भरा उसका कमरा ताकि मच्छर ना काटे। और सबसे ज़्यादा याद आती है छोटी मुन्नी। सचमुच कितना प्यार करती थी मुझे। ये कौन सी जगह है? लगता तो है कोई बाड़ा है। बुद्धि ने कितनी रातें ऐसे बाड़ों में गुजारी थी। बाड़ा तो ऐसा नहीं होता, वो तो खुली जगह में बांस का होता है। वहाँ सिर पर नीला आकाश और हरे भरे पेड़ पौधे, पंछी भी तो दिखाई देते हैं वहाँ। ऐसी भयानक आवाज़ें भी नहीं आती, ना होती हैं ऐसी बड़ी बड़ी ईंट की दीवारें। चिड़िया से बुद्धि को पुरानी एक बात याद आ गई। कितने दिनों पुरानी, ठीक ठीक याद तो नहीं। वो मैदान के किनारे खड़ी घास खा रही थी कि एक चिड़िया पास के पेड़ की डाल से उड़कर उसकी सींग पर आ बैठी। सींग पर कोई बैठे बुद्धि को बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही सींग हिलाई, चिड़िया उड़कर लंबी लंबी घास के ऊपर जा बैठी। फूली हुई घास में वो चिड़िया पंख फुलाकर इधर से उधर फुदकती। कितनी सुंदर है वह, कितना प्यारा रंग, नए नए कोमल पंख, छोटी सी चोंच। बुद्धि का मन छोटे सी चिड़िया की ओर स्नेह से भर गया। अब वह जब भी उसकी सींग पर बैठती, वो उसे ना उड़ाती। ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो गई। वह दोनों पैरों को उसकी सींग पर रख फुदक फुदक कर ना जाने क्या क्या बोलने की कोशिश करती। इस तरह शाम तक दोनों की बहुत बातें चलती। और जब अंधेरा होने को आता, बूढ़ी आकर खूंटा निकाल कर बुद्धि को घर ले आती और वह चिड़िया भी उड़ जाती। एक दिन जंगल में
चिड़िया पकड़ने वाला आकर जब उसे पकड़कर ले जा रहा था, कितना चीखी थी वह, कितना चिल्लाई थी। आज भी याद है उसकी वह चीख। जब भी बुद्धि की संतानें होती वो छोटे छोटे बछड़े सारे मैदान दौड़ते कूदते। पहले तो वह बहुत लाड करती, बड़े होकर न जाने कहाँ चले जाते, बुद्धि को याद भी न करते। न जाने कितनी बातें याद आती इस भयंकर गंदी ऊंची ऊंची दीवारों से भरी जगह में। यहाँ आकर तो लगता है प्राण ही निकल जाएंगे। उसके मन को रोज़ यह बात बहुत खटकती, रोज़ न जाने कहाँ से खून की ताज़ा गंध सी आती। पता ही नहीं चलता यह गंध आ कहाँ से रही है। पहले पहले तो उसे लगता है यह सचमुच बेड़ा ही है। बूढ़ी का बेटा आएगा और उसे 2-3 दिन में ले जाएगा। पर उसे पता था बेड़े में इतने दिन तो नहीं रहना पड़ता। हर बार 2 या 3 दिन में जुर्माना भरकर बूढ़ी का बेटा उसे ले जाता। 5-7 दिन से तो ज़्यादा ही हो गए यहाँ आए। किस मुसीबत में फंस गई अब। दिन दिन बीतते गए। कुछ दिनों से एक बात उसे रोज़ खटकती। रोज़ शाम 2 लोग आकर गायों की भीड़ से 2-4 गायों पर छाप मार कर चले जाते। अगले दिन रात को आकर उन गायों को न जाने कहाँ ले जाते। वे गाय फिर न लौटती। क्यों नहीं लौटती वे? कहाँ चली जाती है सब? फिर वही खून की गंध, ताजे खून की गंध। उसका सारा शरीर काँप जाता। मन केवल छोटी मुन्नी को याद कर पुकारता, कितने दिन नहीं देखा तुम्हें, तुम आकर मुझे यहाँ से निकालो ना। सब सोच सोच कर उसे 5-7 दिनों से ढंग से नींद भी नहीं आई। आज तो सुबह से ही अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ें आने लगी। बुद्धि के बगल में बंधी अल्पवयस्क जो बहुत दिनों से उसके साथ थी, पहले तो बुद्धि बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसको। दिखावा, बस दिखावा। कितने दिनों चलता है यह सब इस कैद में। था तो वो रो रही थी। बुद्धि को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। आहा बेचारी बच्ची, उसकी पहली संतान की उम्र भी इतनी ही होगी अब। ढंग से सांत्वना भी नहीं दे सकती उसको कि तार का बेड़ा जो है बीच में। ऐसे तो बड़ी तंदुरुस्त थी वो, यहाँ खाने के अभाव में इस बेचारी सूख सी गई है। उस दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। सुबह उठकर देखा वह तब भी खा रही थी। खाने का बहुत लोभ था उसको। खाना खत्म करते ही उसने आवाज़ लगाई, हम्बा। बुद्धि बोल पड़ी, अरे ऐसे थोड़े ही मन खट्टा करते हैं। बुद्धि को तो इस परिस्थिति का पूरा अंदाजा था, पर इस बच्ची को झूठा दिलासा तो दे ही सकती हूँ। ये सोचकर बुद्धि बोली, खाओ, जो कुछ बचा है उसे ख़त्म करो जल्दी। तभी 2 यमदूत की तरह के आदमी बेड़े में घुस पड़े। बेड़े में बुद्धि की तरह प्राय 10 से 20 गायें थी, सब उसी की तरह बूढ़ी। केवल वह दोस्त थी जवान और तंदुरुस्त थी उसकी। वह यमदूत की तरह के आदमी, उसके दोस्त और 3-4 और उसके साथियों पर अजीब सा निशान बनाकर चले गए। थोड़ी देर बाद तो दूसरे आदमी निशान लगे बुद्धि के साथियों को रस्सी खोलकर ना जाने कहाँ ले गए। सुबह से शाम हो गई। बुद्धि के साथी न लौटी। बुद्धि को अब संदेह होने लगा। उसका गला अनजाने डर से रूंध गया। वो खून की गंध, ताजे खून की गंध। अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगा। डर के मारे जैसे ही गले की रस्सी को झटका दिया वह टूट गई। बुद्धि ने इधर उधर चारों तरफ देखा, कहीं कोई न था। बेड़े में घुसने का नीचा फाटक भी बंद था। उसके आसपास भी कोई न था। उसने एक छलांग में फाटक को पार कर लिया। गांव में पली बड़ी थी, न जाने कितने ऊंचे ऊंचे बांस के बेड़ों से छलांग लगाई थी। आंगन पार कर जब बड़े फाटक पर पहुंची, वह भी खुला था। दौड़ते दौड़ते फाटक को पार कर बाहर की ओर तेजी से भागी। अगले 10-15 मिनट की सिर्फ धुंधली तस्वीरें थीं। वो चौड़ा चौड़ा रास्ता, भीड़ भाड़, गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, पुल और ना जाने कितनी भीड़। चारों तरफ सिर्फ आवाज़ें। वो भ्रामक सी दौड़ती रही, बस दौड़ती ही रही। न जाने कितनी बार गाड़ी के नीचे आते आते बची थी। पुल पर खड़ी रेलगाड़ी को देखकर वह अचानक रुक गई। पहले भी तो गांव के मैदान के उस पार रेलगाड़ी को जाते देखा था, पर यहाँ तो ऊपर से रेलगाड़ी की लाइन और नीचे से आने जाने का रास्ता। दौड़कर पुल के नीचे का रास्ता पार कर लिया, फिर तेजी से दौड़ने लगी। उसका बूढ़ा शरीर जल्द ही हाफ गया। जब मन का भ्रम टूटा तो उसने अपने आप को एक तालाब के पास के मैदान में खड़ा पाया।
हाँ हाँ, यह तालाब पूरी तरह जलकुंभी से ढक गया है, रास्ता भी नहीं दिखता। पर यहाँ भीड़ भाड़ वाले रास्ते नहीं, ऊंची ऊंची इमारतें नहीं, दूर दूर तक जहाँ तक देखो खुला आसमान, तालाब से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, बिल्कुल जैसे मेरे गांव के नदी का किनारा हो। आज़ाद हूँ, हाँ हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ। पर उसका मन रह रह कर अनजाने डर से कांप जाता। फिर कोई उसे पकड़ कर ले गया तो वह फिर चलना शुरू करती। चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे ही बैठ गई। रात उसे ठीक से नींद न आई। जब नींद टूटी तो सुबह हो चुकी थी। उसने फिर चलना शुरू किया। दोपहर तक इधर से उधर भटकते भटकते जब पेड़ के नीचे पहुंची तो उसे लगा वह जो रास्ता दिखाई दे रहा है वह उसे पहचानती है। रास्ते को एकटक देखते देखते उसे अचानक याद आया, हाँ हाँ, यह वही रास्ता है जहाँ से उसे सबके साथ लाए थे। बुद्धि दौड़कर उस रास्ते पर जा पहुंची। हाँ, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही, 100% वही रास्ता है। वह भ्रमित सी खड़ी रही। क्या सब झूठ है? वो बड़े बड़े घास के मैदान, वो नीला नीला आकाश, एकांत में बहती ठंडी हवा, क्या सब झूठ है? क्या मैं मुन्नी के पास कभी वापस नहीं जा पाऊंगी? अगले ही पल निश्चय करके कि मैं मुन्नी के पास जाऊंगी, ज़रूर ही जाऊंगी, उसने फिर चलना शुरू किया। रास्ते में जाते जाते बैलगाड़ी से पैरे की एक गड्डी न जाने कैसे गिर गई। बुद्धि ने झटपट उसे मुंह में उठा लिया। हरी हरी घास खाकर ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा खाने को मिले तो क्या बुरा है। बुद्धि फिर रास्ते पर चल पड़ी। 1 2 3 न जाने कितने दिन। खाने की पीने की तो कोई चिंता ही नहीं थी। रास्ते के दोनों ओर कोमल हरी हरी घासें, पीने के लिए गड्ढों में भरा बारिश का पानी। बड़े मज़े की बात हो गई आज। जब वह पेड़ के नीचे बैठी थी, एक लड़का गले में रस्सी बांधकर उसको अपने साथ ले चला। अरे अरे, कहाँ ले जा रहा है? उसे गांव के अपने घर में लाकर खूंटी से बांध दिया। घर में कोई नहीं था, लड़का भी चला गया। बुद्धि ने देखा एक बूढ़ी आंगन में अपने में ही बड़बड़ा रही है। घर के आंगन में काम का पेड़, एक खजूर का पेड़ और जाम का पेड़ भी है, और पीछे एक तालाब। कुछ देर बाद उसी तालाब से एक ढेर बर्तन धोकर बहू वापस लौटी तो झिड़की में बुढ़िया को कहा, चुप बैठोगी अब? संध्या के समय, पागलों का संसार है। अब इस पागल खाने में रहूंगी तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। अरे मरूं तो उद्धार हो, सब यहीं रह जाएगा, फिर देखती हूँ कौन देखता है तुम्हें। जैसे ही बहू की नज़र बुद्धि पर पड़ी, वो बोल पड़ी, बाबा खोज हिलाया गाय को, कल से कम खुशामद की है इसकी। जा देख किसके यहाँ गई है गाय, लौटी नहीं 2 दिन से। किसी ने बाड़े में तो नहीं भेज दिया उसको? मेरी बात कौन सुनता है? क्या हाल हो गया है देखो इसका। कहते कहते जब बहू उसके सामने आ पहुंची, जैसे ही पास से देखा तो चीख कर बोली, अरे यह गाय मेरी नहीं, ना जाने किसकी गाय पकड़ लाया। यह लड़का तो मेरे बस में ही नहीं है, लगता है दूसरे मोहल्ले की भुवन की माँ की गाय है। डायन को पता चला तो मेरे 7 पुरखे की मिट्टी बलिद कर देगी। उसके गले की रस्सी खोल दी और दूर तक हकाल दिया। बुद्धि गांव के बाहर आकर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। आसपास मैदान और धान ही धान के खेत। उसका बड़ा दिल किया जाकर खेत से धान के कोमल कोमल पौधे खाऊं, पर उसके पांव ठहर गए। इस विदेश में यदि किसी ने धान के खेतों से मुझे खाते देखा तो फिर बेड़े में बांध कर रख देगा। बूढ़ी का बेटा भी नहीं आएगा छुड़ाने को। ना ना, आप किसी नए झंझट में ना फंसूंगी, ना बेड़े में, ना ही ऊंची ऊंची दीवारों के बीच। वह फिर खो जाती। नीले नीले आकाश में सूरज की रोशनी कैसे खेल रही है जैसे उसके गांव में थी। पंछी चहचहाने लगे जैसे उसके गांव की नदी के किनारे चहचहाते थे। बांस के पेड़ों में बारिश में न जाने कितनी लताएं झूलती थी। मैदान की भूमि पर अनंत मूल की छोटी छोटी पौध उगाती थी। पीलक पक्षी पेड़ों की डाल डाल पर बोलता था। दूर से गांव दिखाई देता था नदी के किनारे से। गांव की यादों में वह अक्सर ही घिर जाती। हाँ हाँ, वही है मेरी असली मुक्ति, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे इस बूढ़े शरीर को अब चील कौवे भी खाएं तो मुझे रत्ती भर दुख नहीं होगा। बस एक बार मुन्नी को देख लूं तो चैन से मर जाऊं। उसने फिर रास्ता खोज निकाला। अरे हाँ, यह वही बरगद का पेड़ है जहाँ नीचे रखा था उन लोगों ने रात को। उसने फिर चलना शुरू किया। रास्ता तो खत्म होने का नाम ही ना ले।
सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। भूख लगाई है अब। रास्ते के किनारे की हरी हरी घास में मुंह डालकर फटाफट उसे खाने लगी। तालाब के किनारे 2-4 और गायें चर रही थी। एक बोल पड़ी, कहाँ से आई है ये बुढ़िया, पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। दूसरी बोली, चेहरा तो देखो जैसे कसाई खाने से लौटी है। आय है, देखो तो इसकी दशा, एक एक हड्डी गिन सकते हैं। एक बूढ़ी की तरफ देखकर बोली, अरे सुनो तो, घर कहाँ है तुम्हारा। ये सब उसकी बच्चों की उम्र के थे। उनकी ठिठोली बूढ़ी को जरा भी रास न आई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप घास खाने लगी। उस पर भी उन लोगों ने उसे छुटकारा न दिया। फिर आकर बोले, अरे बुढ़िया, उत्तर क्यों नहीं देती, कसाई खाने से भाग कर आई है क्या, ऐसा हाल क्यों है तेरा। अब बूढ़ी को भय हुआ, हाँ भाग कर तो वह आई है, अब यहाँ खड़ा रहना सुरक्षित नहीं। मीठी मीठी घास का लोभ छोड़ वह दौड़ कर रास्ते पर जा पहुंची। उसमें से एक ने पीछे से पुकारा, अरे गंवार गंवार जानवर, थोड़ी भी तमीज नहीं, लोग कुछ पूछे तो जवाब तो देते हैं। चलते चलते बूढ़ी को ऐसा लगा कि वह रास्ता भटक गई है। इस रास्ते में इतनी दूर तो नहीं आई थी। मैदान से एक कच्चे रास्ते से गुजरकर उसका दल बड़े रास्ते पर पहुंचा था। लगता है किस कच्चे रास्ते से बड़े रास्ते पे पहुंचे वहीं कहीं गलती हो गई। सामने एक नदी थी। इस रास्ते में तो कोई नदी थी ही नहीं। आसपास का चित्र और गंध उसे जानी पहचानी महसूस ना होती। चलते चलते एक बड़े मैदान में आ पहुंची, जहाँ चारों तरफ कई छोटे छोटे रास्ते थे। कहाँ से जाए उसे कुछ समझ ही नहीं आया। मैदान में अन्यमनस्क घूमते घूमते अचानक ही उसे फुफकार की सी आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही पलट कर देखा तो एक मोटा काला सा फन फैलाए खड़ा था। डसने ही वाला था कि बुद्धि ने पैर पीछे खींच लिए और जो दौड़ लगाई कि पलक झपकते ही मैदान, तालाब, गड्ढे सब पार कर लिए। बुद्धि ने जब पलट कर देखा तो सांप पीछा करते करते कांटेदार झाड़ियों में फंस गया था। उन झाड़ियों के पास तालाब में 2 बच्चे मछली पकड़ रहे थे। अचानक बुद्धि को सामने आता देख डरकर झटपट खड़े हो गए। बुद्धि भी अचानक उनको देखकर डर गई। बच्ची ने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई कातर आंखों से बुद्धि की ओर देखकर बोली, ओ दादा, ये गाय सींग तो नहीं मारेगी ना जाने किसकी गाय है। बच्ची को देख बुद्धि को मुन्नी की याद आ गई। बुद्धि ने बोलना चाहा, सींग क्यों मारूंगी मेरी गुड़िया, मेरी लाडो, कुछ नहीं करूंगी, डरो मत, जाओ अपनी मछलियाँ पकड़ो। बुद्धि की इच्छा हुई उन दोनों को खड़े खड़े मछली पकड़ता देखे, लेकिन बच्ची का भाई मछली पकड़ने का डंडा लेकर खड़ा था। नहीं गई तो शायद मारेगा। पास ही के एक गांव में किसी के घर के सामने भूसी का एक ढेर पड़ा था। आंगन की गौशाला की नान में खली मिली भूसी को देखकर बुद्धि के मुंह में पानी आ गया। कितने दिनों से सिर्फ हरी घास और पानी और कुछ नहीं। बुद्धि को लोभ हुआ। उसने देखा एक छोटा बछड़ा नान से भूसी खा रहा है और कोई कहीं नहीं। यही सही समय है। बुद्धि झटपट बछड़े के बाजू में खड़ी नान में से भूसी खाने लगी। आहा, कितनी स्वादिष्ट है ये। तभी बछड़े ने डरकर अपनी माँ को पुकारा, माँ माँ, देखो कौन मेरा खाना खा रहा है। कुछ दूर खड़ी उसकी माँ खाते खाते मुंह उठाकर चिल्लाई, हट हट, कौन है वहाँ, चल भाग वहाँ से। बोलते बोलते सींग उठाकर बुद्धि की तरफ दौड़ी। बुद्धि खाना छोड़कर फिर दौड़ पड़ी। एक बड़ी गाय बोल पड़ी, हिम्मत तो देखो इस भिखारी की। बुद्धि का मन ग्लानि से भर गया। अपनी ही जाति के लोगों से थोड़ी सी भी सहानुभूति की उम्मीद नहीं कर सकते क्या? कितनी निष्ठुर है ये दुनिया। ऊपर से भिखारी बुलाते हैं। वह गांव के बाहर के पेड़ के नीचे जा पहुंची। अमावस की रात में सिर्फ जुगनू चमक रहे थे। इन सभी जगहों पर बुद्धि को कभी नींद नहीं आती। मच्छर बहुत काटते हैं। उसके कमरे में तो बूढ़ी हर शाम धुआं कर देती थी। उसे रह रहकर अपनी गौशाला याद आ जाती। कब लौट पाएगी अपने छोटे से संसार में। वह चलते चलते मैदान के बीच आ पहुंची। चलो, यहाँ मच्छर तो कम है, थोड़ा सोया जाए। देर रात सियार की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। अरे सियार, सियार तो तभी बोलते हैं ना जब आसपास शेर हो। फिर उसे नींद न आई। एक बार सोचा गांव में जाकर किसी गौशाला में शरण लूं। दूसरे ही क्षण सोचा
अब दूसरों के ऐसे ताने सही नहीं जाते, खासकर अपनी जाति के। इससे तो अच्छा है बाघ ही मुझे खा ले। रास्तों में घूमते घूमते न जाने कितने दिन बीत गए, कितने मैदान, कितने गांव, कितने धान के खेत और न जाने कितने जलकुंभी से भरे तालाब। उसे पता था जलकुंभी खाने से मुंह में खुजली होती है, पर यहाँ वहाँ की सड़ी घास भी तो नहीं खा सकते। आखिरकार थोड़ी जलकुंभी ही खानी पड़ी। थोड़ी दूर में एक लोहार की दुकान थी। कुछ किसान हल की पात चढ़ाने आए थे। उसमें से एक बुधी को देखकर बोला, अरे किसकी गाय है ये? दूसरे ने बुधी को पकड़ लिया। विश्वास की गाय की तरह लगती है। अरे नहीं नहीं, दूसरे गांव की गाय है, छोड़ दो उसे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा। उस भीड़ में एक ही आदमी में थोड़ी इंसानियत थी। वो बोल पड़ा, ओहो किसकी गाय है, खाना ना पाकर हड्डी निकल आई है, घर ले जाकर थोड़ा भूसी चारा खिलाकर उसे छोड़ दूंगा। बाकी लोगों ने उसे रोक दिया। बुधी ने वहाँ से गांव के बाहर का रास्ता लिया। बुधी को जोरों से प्यास लगाई, पर पानी कहीं नहीं दिखा। प्यास के मारे तो उसे लगा कि उसकी छाती ही फट जाएगी। पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब की ओर बढ़ी, वह दलदल में जा फंसी। एक पैर उठाए तो दूसरा धंस जाए। थकी हुई बुधी को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसमें से निकले कैसे। प्यास से छाती फटी जा रही थी। पानी 2 हाथ दूर था, पर उसके नसीब में ना था। वह धीरे धीरे इस दलदल में धंसती चली गई। दिन के खत्म होते होते अब उसे होश न था। उसे रह रह कर ख्याल आता, मैं ऐसे ही यहाँ पड़ी रही तो चील कौवे मेरी आंखें नोच नोच कर खा जाएंगे, मोची चमड़ा निकाल कर ले जाएंगे और जंगली जानवर मेरा मांस नोच नोच कर खाएंगे। यही सोच सोच कर कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। बुधी अपनी आंखों के पास बहते पानी को टकटकी लगाकर देख रही थी। धूप चढ़ गई। आसपास उड़ते पंछी बुधी को देखकर पास आते, फिर कुछ न समझकर उड़ जाते। बुधी को अब होश न था। जब होश आया तो देखा एक बजरे वाली नाव सामने से गुजर रही है। उसने अपनी सारी शक्ति समेटकर गिड़गिड़ाकर पुकारा, कौन है, कोई बचाओ मुझे। बजरे के बाहर एक युवती बैठी थी। उसकी नज़र अचानक बुधी पर पड़ी। उसने घबराकर पुकारा, जी सुनते हो, जरा बाहर तो आकर देखो। एक आदमी बजरे से बाहर निकलकर बोला, क्या हुआ? देखो ना, यह गाय दलदल में गिरी पड़ी है, ना जाने कब से पड़ी है, उसकी मदद करो ना। आदमी ने झिड़क कर कहा, अरे क्या हुआ, इतने के लिए बुलाया मुझे? जिसकी गाय होगी थोड़ी देर बाद आकर उठा ले जाएगा। बुधी ने युवती की आंखों में उसके लिए दया का भाव पढ़ लिया था। फिर उसने मिनती के स्वर में आवाज़ लगाई। औरत बोल पड़ी, देखो ना कैसे देख रही है, इस दलदल में और कौन उसे उठाएगा, और कौन दिख रहा है तुम्हें यहाँ? नाव के माझी भी बोल पड़े, बाबू यह बहुत बड़ा दलदल है, तलहटी में कोई आदमी भी नहीं रहता, पौरानी ठीक ही कह रही हैं। आदमी ने बहुत नौनकार की, पर युवती ना मानी। जिद पर ही अड़ गई, उसको दलदल से उठा कर ही जाएंगे। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अमंगल से कैसे शुरू करें? बेचारी यहाँ पड़े पड़े ही मर जाएगी। आदमी ने चिढ़कर कहा, तुमने तो परेशान ही कर रखा है, जहाँ जाओ कोई ना कोई झमेला। अब कहाँ से लाऊं रस्सी, बांस, आदमी भी तो लगेंगे। घंटे भर नाव वहीं बंधी रही। माझी कुछ लोगों को जमा कर लाया, जैसे तैसे बुधी को बाहर निकाला। पानी लाओ पानी, देखो ना कितनी प्यास लगी थी बेचारी को। एक बाल्टी पानी एक बार में ही पी गई। बेचारी बूढ़ी देखो, ठीक से खड़े होते भी नहीं बनता। आदमी ने फिर चिढ़कर कहा, अब हुई ना शांति, ट्रेन तो चली गई, अब रात तक बैठो स्टेशन में। नौका चली गई। बुधी को समझ न आया इस युवती का धन्यवाद कैसे करें। बुधी ने मन ही मन सोचा, गाय का आशीर्वाद मनुष्य को फलता है या नहीं पता नहीं, लेकिन हे सहृदय अपरिचिता, तुम्हारे जीवन का हर पथ मंगलमय हो। उसके बाद कई दिन बीत गए। बारिश बिजली की एक रात बुधी ने पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश थमने का नाम न लेती। बुधी को नींद आ गई। सुबह जब उठी तो उसके सारे शरीर पर जोक ही जोक थे। बारिश बंद होकर धूप भी निकल आई थी। कुछ दूर तालाब के किनारे आम के पेड़ों को देखकर बुधी को लगा, यह जगह बहुत जानी पहचानी सी लगती है। बुधी ने आगे बढ़कर देखा, यह वही रास्ता है जहाँ से वह आई थी।
जैसे जैसे आगे बढ़ी रास्ते की चीज़ें उसे पहचानी पहचानी से लगती। लगता है अब उसका गांव दूर नहीं। शाम को दूर उस बरगद के पेड़ को देखकर मानो बुद्धि की सांसें ही थम गई। अरे हाँ, वही बरगद का पेड़, वही खेत, वही नदी, वही गांव के सीमाने की टूटी दीवार। हाँ हाँ, यह मेरा ही गांव है। बुद्धि की खुशी का ठिकाना न रहा। वह फिर से दौड़ पड़ी। शाम होने में देर न थी। दूर से ही बुद्धि को अपना घर दिखाई दिया। घर के चारों तरफ के अनानास के पेड़ों को तोड़ वह सीधे आंगन में जा पहुंची। आंगन में पहुंचते ही खुशी से भरी एक मीठी चीख उसके कानों में पड़ी। दादी दादी, जल्दी आओ, देखो तो कौन आया है। अगले ही क्षण बुद्धि के गले में कोमल 2 हाथों का जोड़ा था। मुन्नी की माँ बाहर निकलकर बोली, मुन्नी कौन आया है? अरे राम, ये तो बुद्धि है। दादी आकर बोली, कहाँ से लौट आई अचानक, क्या हालत हो गई है इसकी? मुन्नी की माँ बोल पड़ी, ठीक ठीक 2 महीने बाद लौटी है। बोला था मैंने, बेड़े वालों को गाय मत बेचो। मैंने सुना था वो लोग गायों को शहर के कसाई खाने में बेच देते हैं। कोई ना सुना तब मेरी। बूढ़ी गाय है, दूध भी नहीं देती, बेचकर मुक्ति पाओ। हमारा संसार क्या सुखी होता अगर कसाई खाने में मारी जाती। ना जाने बेचारी कैसे कैसे भाग आई, एक एक हड्डी निकल आई है इसकी। शाम ढलकर रात हो गई। बुद्धि अब गौशाला में चैन की नींद सो रही थी। अब भी विश्वास नहीं होता कि सचमुच अपने घर लौट आई है। यह वही उसकी चिरपरिचित गौशाला है जहाँ सारा जीवन गुजारा है। यही है उसका संसार। उसका भूसी का वही ढेर, वही अंधेरा सुगंधित कमरा जहाँ मच्छर भी परेशान नहीं करते। पास खड़ा बछड़ा भूसी खा रहा था। मुन्नी की माँ रसोई में खाना पका रही थी। मुन्नी की आवाज़ बीच बीच में सुनाई देती थी उसे। कल सुबह वह उसी नदी के किनारे मैदान में घास चरने जाएगी। फिर शायद कोई साथी भी मिल जाए। सुनी एक और कहानी आपने। सुकून तो मिला होगा बुद्धि की घर वापसी में। कोशिश करेंगे किसी की आंखों के दर्द को पढ़ सकें उस सहदया युवती की तरह। दुआएं खुद ब खुद आपकी झोली में आ गिरेंगी। देखिए, करके किसी की मदद यूं ही उसकी आंखों में आपके लिए निःशब्द प्रार्थना जरूर दिखाई देगी आपको, जैसी बुद्धि की आंखों में थी। रहिए नई कहानी के इंतजार में। नमस्कार।